अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हाज़रीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद अली अब्बासी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में रूसनामे के साथ शामिल हूँ। और आज की वीडियो का मकसद रशिया में होने वाले सियासी मंजरनामे के ऊपर मेजर डेवलपमेंट के हवाले से है। तो जी हाँ, रशियन अवाम ने वोट के ज़रिए सदर व्लादिमीर पुतिन को दोबारा से 6 साल के अरसे के लिए अपना सदर मुंतखब कर लिया है। वो 2024 से लेकर 2030 तक दोबारा से सदर की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। अ, बड़े लंबे अरसे से वो सदर की हैसियत से काम कर रहे हैं और 2000 से लेकर 2024 और 2030 तक अब वो सदर की हैसियत से रहेंगे। बीच में सिर्फ 4 साल का टेन्योर ऐसा आया जहाँ पे उनको स्टेप डाउन करना पड़ा और उसके बाद दोबारा से कानून के अंदर कुछ तरमीम करके वो दोबारा से सदर मुंतखब होते रहे हैं। यकीनन आप लोगों को एक हैरानी हुई होगी कि 6 साल के अरसे के लिए क्यों मुंतखब हुए, तो इसके पीछे बेसिकली वजह ये थी कि सदर व्लादिमीर पुतिन 2 दफ़ा 5-5 साल के अरसे के लिए और 2 मरतबा 4-4 साल के अरसे के लिए मुंतखब हो चुके थे। लिहाजा रशियन कानून के मुताबिक कोई भी शख्स वो 5 साल के लिए मुंतखब नहीं हो सकता था तीसरी मरतबा, तो लिहाजा आइन के अंदर तरमीम करके इसको 6 साल किया गया। इसका मतलब ये है कि वो 2030 और ग़ालिबन 2036 तक के लिए दोबारा से मुंतखब हो जाएँगे रशिया के सदर। ये बात यकीनन उनके जो नाक़दीन हैं या जो वेस्टर्न यूनियन के या फिर जो वेस्ट के लोग हैं उनको पसंद नहीं है और वो यहाँ पे डेमोक्रेसी को एक हाइब्रिड रेजिम या डिक्टेटरशिप कहते हैं। मगर दूसरी साइड पे रशिया के अंदर रशिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसको फेडरल स्टेट या सेंट्रल फेडरल स्टेट सिस्टम कहा जाता है, जिसके अंदर 2 तरह के ऐवान मौजूद हैं। एक जो ऐवान है उसको कहा जाता है काउंसिल ऑफ फेडरेशन और दूसरा जो है स्टेट ऑफ डूमा। स्टेट ऑफ डूमा हमारे सेनेट की तरह का होता है, जिसका काम है लेजिस्लेशन करना और जितने दाखिली और ख़ारजी मामलात हैं उनके ऊपर लेजिस्लेशन करना और उनके ऊपर बिल लाना और उनकी आइन साज़ी करना। और जो काउंसिल जो है, काउंसिल ऑफ फेडरेशन, बेसिकली रशिया जो है एक फेडरेशन यूनियन के तौर पे अब चल रहा है, जिसके अंदर बहुत सारी आज़ाद रियासतें जिनके अपने कुछ क़वानीन हैं। अगरचे वो इंटीग्रिटी रशिया के अंदर ही उनकी इंटीग्रेशन है, बट वो आज़ाद हैसियत से अपनी कानून साज़ी भी करते हैं। जैसा कि चेचनिया हो गया, दागिस्तान हो गया या क्रीमिया हो गया, ये 3-4 जो जगह हैं, इनको आज़ाद हैसियत के तौर पर रशियन यूनियन फेडरेशन के अंदर रखा गया है। ये कम्प्लेक्स इसकी डेफिनेशन है, वो अपनी कानून साज़ी खुद से भी कर सकते हैं, मगर मेजर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बेसिकली मॉस्को के अंदर ही हैं, रशियन फेडरेशन के अंदर ही उनको कंसीडर किया जाता है। जो हाउस ऑफ फेडरेशन या काउंसिल ऑफ फेडरेशन है, वो बेसिकली जितने भी अंदरूनी मामलात हैं उनको देखती है। उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, बल्दिया का निज़ाम है या जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी देखते हैं। जबकि दूसरी साइड पे जो डूमा या स्टेट ऑफ डूमा जो होती है, वो उनका सरबराह बेसिकली प्रेसिडेंट होता है और जितने भी ख़ारजी मामलात हैं और मिलिट्री के दिफाई मामलात हैं, एक जो माशी निज़ाम है उसका डेवलपमेंट, वो सारी की सारी उसके अंडर आती है। और सुप्रीम लीडर जो होता है वो रशिया के अंदर वो प्रेसिडेंट होता है और प्रेसिडेंट अपने नुमाइंदगी में से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट या सिलेक्ट कर सकता है। इलेक्ट तो नहीं बल्कि सिलेक्ट करता है। और प्राइम मिनिस्टर की बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके मुल्क के जितने भी मामलात होते हैं वो देखना होता है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हो वो अंदरूनी मामलात का ज़िम्मेदार है और जो मेजर स्टेक होल्डर है कंट्री का वो प्रेसिडेंट है और जितने भी ख़ारजी मामलात हैं और जितने भी बड़े फ़ैसले लेने होते हैं वो सदर ने लेने होते हैं। तो ये बेसिकली सिस्टम है यहाँ पे बुनियादी तौर पे रशिया का। और अब देखते हैं कि जो सदर व्लादिमीर पुतिन हैं वो ज़ाती हैसियत से उनका बैकग्राउंड क्या है। तो बैकग्राउंड में ये है कि वो सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर ही पैदा हुए थे, एक आम फैमिली के अंदर। उनकी वालिदा एक फैक्ट्री वर्कर थी और वालिद एक नॉर्मल सिपाही की हैसियत से रशियन नेवी के अंदर काम कर रहे थे। और व्लादिमीर पुतिन ने जो प्रोफेशनल कैरियर शुरू किया वो 1974 में केजीबी, जो मशहूर ज़माना इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी हुआ करती थी यूएसएसआर के ज़माने में, उसमें बतौर एजेंट के तौर पे, स्पाई के तौर पे अपना कैरियर का आगाज़ किया। और आपकी ट्रेनिंग जो है यहाँ पे ही लेनिनग्राड के अंदर, सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर की गई और फिर आपको डेपुटेशन के तौर पे ईस्ट जर्मनी में बर्लिन के इलाके में वहाँ पे कुछ अर्सा मुहित रहे और कुछ अर्सा वो न्यूजीलैंड के अंदर भी अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। इनके कैरियर में 3 चीज़ें आती हैं। एक तो प्रोफेशनल इनका कैरियर क्या है, दूसरा जो है वो इनका जो पॉलिटिकल राइज़ है और तीसरा जो है जो मेजर इनका जो कैरियर है वो है प्रेसिडेंसी टेन्योर। तो
पॉलिटिक्स में इस तरह इन्वॉल्व हुए कि 1994 में उनको एडवाइज़र लगाया गया प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर ही बेसिकली उनको अपनी एडवाइजरी में लेके आए। उनके नज़दीक एक बड़े ही एक टैलेंटेड ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे थे, कर्नल की हैसियत से ये अपने खिदमत सर अंजाम दे रहे थे और लिहाजा उनको एडवाइजरी में लाया गया। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एडवाइजरी से फिर वो 1999 में पहली मरतबा जो है वो इलेक्ट हुए सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर की हैसियत से, और फिर अगले ही साल वो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने चार्ज संभाला। फिर तो होने वाले इंतखाबात 2000 के इंतखाबात में वो प्रेसिडेंट्स के मजबूत कैंडिडेट के तौर पे सामने आए और भारी अक्सरियत से वो इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट ऑफ रशिया पहली दफ़ा 2000 के अंदर। 2004 में जब एक सिक्योरिटी काउंसिल की कॉन्फ्रेंस हुई, इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बिटवीन द रशिया एंड द यूनाइटेड नेशन और यूरोपीय यूनियन और यूएसए और यूके, तमाम जितने मगरबी या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री थे उनके अंदर जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हुई, वहाँ पे जो व्लादिमीर पुतिन की जो स्पीच थी उसने इनको एक गैर मामूली शोहरत दी, जिसमें उन्हें क्लियर कट ये डिफ़ाइन किया कि नाटो की एक्सपेंशन हमें कबूल नहीं है। तो वहाँ से मगरबी जितने भी जो इनके स्टेक होल्डर्स हैं उनको बात समझ आ गई कि जो व्लादिमीर पुतिन के जो इरादे हैं वो क्लियर कट हैं कि वो रशियन की जो खोई हुई मकाम है या जो ग्लोरी है उसको दोबारा लाने की कोशिश करेंगे और हमारे लिए एक प्रॉब्लम और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पे आ सकते हैं। और ये सच साबित हुआ वक्त के साथ साथ ये चीज़, और आज आप देख सकते हैं कि रशिया और यूरोपीय यूनियन बिल्कुल आमने सामने हैं, एट द वर्ज ऑफ द वॉर कह सकते हैं आप हैं। 2000 से लेकर 2004 तक वो सदर रहे, 2004 से दोबारा 2008 तक दोबारा वो मुंतखब हुए, और 2008 के बाद उनको स्टेप डाउन करना पड़ा क्योंकि आइन के मुताबिक वो तीसरी मरतबा सदर मुंतखब नहीं हो सकते थे। लिहाजा लेजिस्लेशन में चेंजेस की गई और दोबारा से उनको मुंतखब किया गया 5 साल के अरसे के लिए 2012 में। फिर यूँ 10 साल उन्होंने इसी तरह 5-5 साल के 2 साल टेन्योर गुजारे और 2024 तक वो सदर रहे। अब दोबारा से आइन के अंदर तरमीम करके और बजाय 4 या 5 साल के अरसे के लिए मुंतखब करने के सदर को अब 6 साल के लिए मुंतखब किया गया है। यूँ वो 2030 और गालिबन 2036 तक प्रेसिडेंट ऑफ रशिया रहेंगे। तो ये उनका पॉलिटिकल कैरियर था जिसमें वो सियासी मंजरनामे पे 1994 से लेकर 2024 तक 30 साल का अरसा जो है वो रशिया की सियासत के अंदर वो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा जो दूसरा चीज़ नज़र आती है जो उनकी मेजर कंट्रीब्यूशन है, क्या है पॉलिटिकल अचीवमेंट तो उनकी ये थी, और इकनॉमिक अचीवमेंट बहैसियत सदर रशिया रहने के उनकी क्या हैं। तो आप अंदाज़ा इस तरह लगा सकते हैं कि यूएसएसआर के ख़त्म होने के बाद 1989 के बाद जो 10 साल गुजरे हैं रशिया के वो बड़े ही बुरे गुजरे हैं, और इकनॉमिकली बहुत बुरे हालात थे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बुरी थी, और फिर कुछ प्राइवेटाइजेशन का सेक्टर लाया गया और बुरी तरह से लोगों को एक्सप्लॉयटेशन की गई, इस्तेहसाल किया गया लोगों का इकनॉमिकली। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी जब पुतिन ने अपना चार्ज संभाला। तो उस टाइम पे रशिया का जो जीडीपी की हैसियत से जो रैंक था वो 22वां या 23वां नंबर था, और आज की दिन में जो रशिया है दुनिया के जीडीपी के हवाले से वो 10वां बड़ा मुल्क है, और बवजह इसके कि काफ़ी सारी जंगें भी लड़ चुका है, मगर इसके बावजूद रशिया की इकॉनमी काफ़ी सस्टेनेबल है, काफ़ी रिजिलियंट है, और वो अभी तक 10वें नंबर पे बरंजुमान है। इसके अलावा जो परचेजिंग पावर पैरिटी होती है, पीपीपी जिसको बोला जाता है जीडीपी, उसमें रशिया जो है 5वें नंबर के ऊपर है दुनिया में, और दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर, गैस एक्सपोर्टर, मिलिट्री वेपन्स और आईटी, साइबर सिक्योरिटी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के अंदर रशिया जो है वो एक पायनियर की हैसियत से जाना जाता है। और आप ये कह सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन की जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है वो सब्सटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ थी कि 22वें नंबर के से लेकर 10 साल के अरसे के अंदर या 20 साल के अंदर उन्होंने कंट्री को तकरीबन 10वें नंबर के ऊपर ले आए हैं। अगरचे वो जंग वगैरह ना करते, इस तरह के जो
ایڈونچرز نہ کرتے تو شاید صورتحال اس سے کہیں بہتر ہوتی۔ یہ ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر بنانا، اور بڑے ہی گینگسٹر قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے ماسکو میں، اور پورے گینگس تھے یہاں پہ، ان تمام گینگس کو ختم کر دیا گیا ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کیا گیا، اور یہ بھی ایک اچیومنٹ کے طور پہ آتا ہے ان کا۔ اور اس سے بھی بڑی جو اچیومنٹ ہے وہ پولیٹیکل اچیومنٹ ہے، کیونکہ رشیا ایک بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑا اس کا رقبہ ہے، اور اس کے ساتھ بہت سارے چھوٹی انٹیگریٹڈ اسٹیٹس شامل ہیں۔ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک مربوط اور مضبوط نظام ہونا ضروری تھا، جو کہ پیوٹن کی دور حکومت میں ہی بنایا گیا۔ آج کل آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے وائٹ ہاؤس کے مقابلے میں کرملن ہے، اور کرملن کے اندر ایک سینٹرلائز پاور بیٹھی ہوئی ہے جو پوری رشیا کی جو خود مختاری یا اس کے ڈیفنس یا اس کے تمام جو خارجی اور داخلی امور کو وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ ایک اسٹرانگ پاور ہاؤس ہے پولیٹیکل، اور پورے ملک کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ ایک میجر ڈیولپمنٹ یا میجر اچیومنٹ تھی پولیٹیکل جو حاصل کی گئی، جس کی وجہ سے پورے ملک میں ایک اکنامک اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، آئی ٹی کے شعبے میں ولادیمیر پوٹن نے بے تحاشا فنڈز دیے ہیں۔ رشین سائنس فاؤنڈیشن کے پاس بے شمار قسم کے فنڈ ہیں، اور میں بھی آج جو یہاں میں بیٹھا ہوں وہ سمجھ سکتے ہیں آپ کے پرائرٹی 2030 کے نام سے پروجیکٹ اور ایک ایجنڈا تھا رشین پریزیڈنٹ کا، کہ جتنے بھی فورن ٹیلنٹ ہے اس کو آپ اٹریکٹ کرو، اپنے ملک کے اندر بلاؤ اور ان سے خدمات لو۔ تو اسی کی بدولت ہم بھی یہاں پہ آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آئی ٹی کے سیکٹر میں اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں ایک بہت زیادہ بوسٹ اور بوم آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت زیادہ فائنانس کیا جاتا رہا ہے اور جاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ جو آئل ایکسپورٹس ہیں، گیس ہیں، خارجہ پالیسیز ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے ان کی اچیومنٹس کی، اور موقع ملا تو اس کے حوالے سے بھی ویڈیو بنائیں گے۔ مگر اس کے مقابلے میں جو ویسٹ کے اندر ایک اور عام دنیا کے اندر ولادیمیر پیوٹن کے حوالے سے جو تاثر پایا جاتا ہے وہ یہ کہ یہ ایک ڈکٹیٹر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ویسٹ کے لوگ ہیں، یونائٹڈ کنگڈم ہو گیا، یو ایس اے ہو گیا، یورپین یونین ہو گیا، ان ممالک کا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی ان کا اپوزیشن ہے وہ یا تو ڈکٹیٹر ہو جاتا ہے یا ٹیررسٹ ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے ان کا، اور ان کو اس طرح کی ڈیموکریسی چاہیے ہوتی ہے جو ان کے مفاد کے لیے کام کرے۔ تو بھائی اس طرح نہیں ہوتا، چیزیں اس طرح نہیں چلتی، اور اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں حالیہ جو رشیا یوکرین وار چل رہی ہے اس کے اندر جو یورپی یونین اور جو یو ایس اے کا کردار ہے وہ بڑا ہی متنازع قسم کے ہے۔ اگرچہ وار رک بھی سکتی تھی، نہیں بھی ہو سکتی تھی، اور پولیٹیکل طریقے سے ڈیبیٹ کر کے معاملات کو سلجھایا جا سکتا تھا، مگر نہیں کیا گیا، اور اس کی بڑی ذمہ داری اگرچہ رشیا کے اوپر بھی آتی ہے، مگر دوسری سائڈ پہ ایکولی رسپانسبلٹی شیئر ہوتی ہے یورپی یونین اور یو ایس اے کے اوپر۔ بٹ دو کام ایسے ہیں ولادیمیر پوٹن کے جس کے حوالے سے وہ رشیا کے اندر بھی بہت زیادہ متنازع پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 جارجیا کی وار تھی، جارجیا کے اوپر چڑھائی کرنا اور اس کا کچھ رقبہ جو ہے اس کو لے لینا۔ بہت سارے رشین کا یہ خیال ہے کہ آلریڈی ہمارا ملک اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کا سائز ہے، اس کو مینٹین کرنا مشکل ہے، تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی جارجیا کے اوپر چڑھائی کر کے اس کے علاقے لینے کی۔ اور دوسرا بڑا جو متنازع فیصلہ جو ہے وہ یوکرائن کے اوپر چڑھائی تھی۔ یوکرائن کے اوپر چڑھائی کرنے کے بعد آج رشیا کے اوپر تقریباً 20,000 سے زائد جو ہے وہ انٹرنیشنل سینکشنز لگی ہوئی ہیں، پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اور جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اکنامک جو سچویشن ہے وہ کافی پیچیدہ اور کشیدہ ہو چکی ہے، اور بہت سارے رشینز کا یہ خیال ہے کہ ہمیں یوکرائن کے اوپر چڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ خیر اس کے اوپر بھی میں ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ میں فالو اپ کرتا ہوں ان نیوز کو، اور وجہ کیا بنی کہ کیا ضرورت پڑی کہ یوکرائن کے اوپر چڑھائی کی، اور بیسیکلی متنازع کیوں ہے، کیا تنازع ہے ان کے درمیان، کیا کنفلکٹ کی وجہ ہے، اور یورپی یونین کا رول اس میں کیا ہے، امریکہ کا رول کیا ہے، اور رشیا کا سٹانس اس کے اوپر کیا ہے۔ تو یہ ویڈیو انشاءاللہ میں ڈیٹیل میں بناؤں گا۔ تو یہ تھی تھوڑی سی سیاسی منظرنامے کے حوالے سے ایک ویڈیو، اور جس میں الیکشن کے حوالے سے اور رشین فیڈریشن میں جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے حوالے سے، اور ولادیمیر پوٹن کی جو ذاتی حیثیت کے طور پر ان کی زندگی کے اچیومنٹس اور ان کے جو کارنامے تھے، یا ان کی جو کچھ چیزیں تھیں، اگرچہ میں نے زیادہ کارنامے ہی گنوائے ہیں، ان کی بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو میں نے چھوڑ دی ہیں، جو نہیں بتائی، جو کہ بڑی کرٹیکل ہیں۔ بٹ اوورآل اگر دیکھا جائے تو وہ موجودہ حالات میں بقول رشینز کے ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے ولادیمیر پوٹن کو
نامزد کرنے کے علاوہ۔ تو انہوں نے جو فیصلہ کیا اس کو ہمیں رسپیکٹ کرنا چاہیے اور ویسٹ کو بھی اس چیز کو ماننا چاہیے۔ اگلے 6 سال کے لیے دوبارہ سے چاہے وہ کسی کو پسند ہوں یا نہ ہوں، وہ رشیا کے صدر کی حیثیت سے اپنے خدمات سے انجام دیں گے اور دیتے رہیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ جو یوکرائن اور رشیا کا تنازع ہے جلد ختم ہو جائے گا اور پوری دنیا اچھے طریقے سے خوشحال طریقے سے رہے گی جیسے وہ رہنا چاہتی ہے۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔